गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन अंग क्या है, इसके बारे में डिटेल अध्ययन किया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन अंग। ठीक, तो नर जनन अंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सिस्टम लिखने की क्या ज़रूरत थी। मेल रिप्रोडक्टिव लिख दिए होते नर जनन अंग हो जाता। सिस्टम लिखने का मतलब यह था कि जनन अंग जो बनता है मेल का, वो किसी एक अंग के द्वारा इनकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। जो प्रक्रिया पूरी है किसी एक अंग के द्वारा पूरी नहीं हो सकती, चाहे पेनिस मान लीजिए, चाहे टेस्टिस मान लीजिए, कोई भी एक अंग के द्वारा यह पूरी प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो सकती। अर्थात नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक से अधिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है। जब एक से अधिक अंगों की आवश्यकता पड़े और पूरे सभी अंग आपस में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करें तो वो तंत्र कहलाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रिप्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सब में सिस्टम लगा हुआ है। क्या कारण था सिस्टम लगाने का? सिस्टम इसीलिए लगाने का कारण था कोई भी अंग किसी प्रक्रिया को, कहने का मतलब सिस्टम वाले में बात कर रहे हैं, कोई भी एक अंग किसी प्रक्रिया को अकेले संपन्न नहीं कर पाता। इसलिए एक से अधिक अंगों की उसमें आवश्यकता पड़ती है और सभी अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और उस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन किया जाता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इसी सब का पाचन किया जाता है। लेकिन पाचन करने के लिए अकेले ही छोटी आंत, अकेले ही स्टोमक भोजन को नहीं पचा सकता। भोजन को पचाने के लिए हमें एक से अधिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे माउथ है, माउथ के बाद नीचे चलेंगे आता है फेरिंग्स, आसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें देखिए एक से अधिक अंगों को आपस में जोड़ दिया गया है, एक सिस्टम बना दिया गया है, इसलिए कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह ये भी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी या प्राथमिक अंग जो होता है, ठीक है, वो क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस ही अकेला पूरी प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकता। इसलिए टेस्टिस को एक से अधिक अंगों की भी आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कह लें कि टेस्टिस के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले स्पर्म का इजैकुलेशन अकेले टेस्टिस नहीं करेगा, उसके लिए एक लंबी पाइप चाहिए, पेनिस चाहिए, एक से अधिक अंगों की आवश्यकता पड़ती है। सभी अंगों को मिला के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और इसलिए सिस्टम को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है इन मैन में, वो क्या है? प्राथमिक नर जनन अंग जो मनुष्य का है, मैन का, आदमी का, वह क्या है? वह है टेस्टिस। टेस्टिस है। ठीक, इस टेस्टिस के द्वारा, ठीक है, इस टेस्टिस के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, ये क्या है? प्राथमिक अंग है, मेन अंग इसी को कहते हैं। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव अंग कौन है? तो यही टेस्टिस है। लेकिन इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये अकेले टेस्टिस ही नहीं होता, इसके अलावा भी एक से अधिक अंग पाए जाते हैं। वो कौन कौन से अंग हैं? जैसे पहला अंग देखिए यहाँ दिख रहा है, पहले लिखते हैं कौन कौन से अंग हैं, फिर इस फिगर के द्वारा हम पूरे अंगों को डिस्क्राइब कर देंगे। ये फिगर जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, नर जनन अंग हैं। ठीक है, इसी अंग में वो सारे अंग आते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो देखा जाए, पहला जो है स्कोर्टम,
ठीक। इसके बाद आने वाला टेस्टिस, इसके बाद आने वाला इपिडिडाइमिस, इसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद काउफर ग्लैंड, काउफर ग्लैंड के बाद पेनिस। ठीक। टेस्टिस के अलावा, इसके अलावा ये सारे क्या हैं, अंग हैं, और सभी अंग मिलकर एक तंत्र बना देते हैं, और ये भी सभी अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं, और यही सारे तंत्र जो हैं किस प्रक्रिया को, नर जनन अंग का निर्माण करते हैं। अब देखा जाए इसमें पहला अंग क्या है, स्कॉर्टम। ठीक। स्कॉर्टम देखिए यहाँ बना है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। मेल के केस में उदर गुहा के नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लटकी हुई पाई जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं स्कॉर्टम। यह उदर गुहा या शरीर से बाहर क्यों होते हैं? ये शरीर के बाहर या उदर गुहा से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। हेल्दी स्पर्म बनने के लिए उनको अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शरीर का जो टेम्परेचर होता है इस स्पर्म के लिए अधिक होता है, अर्थात स्पर्म उसमें अच्छे स्पर्म, हेल्दी स्पर्म नहीं बन सकते। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, उनका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री कम होना चाहिए। यही 3-4 डिग्री कम करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इनका निर्माण शरीर से अलग किया गया है, और उदर गुहा के नीचे ये लटके हुए पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कॉर्टम। ठीक, 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर, शरीर के टेम्परेचर से इनका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिससे अच्छे हेल्दी स्पर्म का निर्माण किया जा सके। ठीक, ये था स्कॉर्टम। ठीक, इसी स्कॉर्टम के अंदर, ये जो स्कॉर्टम है, इसी स्कॉर्टम के अंदर एक देखिए गोल सा संरचना पाया जा रहा है, बालनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। अर्थात स्कॉर्टम के अंदर एक पेयर, अर्थात दो टेस्टिस पाए जाते हैं, जो देखिए ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, ये दूसरे के बारे में बता रहे हैं, टेस्टिस के बारे में, कि ओवल शेप के होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, इसी टेस्टिस के अंदर देखिए पतले पतले उंगली नुमा संरचना पाई जा रही है। इस उंगली नुमा संरचना को कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होते हैं फॉर्मेशन करते हैं किसका, स्पर्म का। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस के अंदर उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स जो होते हैं क्या कार्य करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं स्पर्म का प्रोडक्शन में मदद करते हैं। जैसे यहाँ लिख लें कि सेमनीफेरस जो ट्यूबुल्स होते हैं किसका सिक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेट करते हैं। यह रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इस उंगली नुमा संरचना के बीच में एक खाली हॉलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टेटियल सेल या लेडिंग सेल के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक, ये था हमारा टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस का क्या काम है। टेस्टिस
हमारे शरीर में किसका प्रोडक्शन करते हैं? स्पर्म का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का। ठीक, अब इनके द्वारा प्रोडक्शन किया गया हार्मोन्स के द्वारा बनाया गया स्पर्म, ये सभी क्या हैं? निकलते हैं बाहर। और यहाँ देखिए एक अलग सी संरचना बनी हुई है जो टेस्टिस को पकड़े हुए हैं। पकड़े क्या हुए हैं? कह सकते हैं कि स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है, ठीक है, दृढ़ फाइबर, दृढ़ तंतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किससे? ये टेस्टिस जो है स्क्रोटम से दृढ़ तंतु के द्वारा जुड़े होते हैं। और इसी स्क्रोटम के अंदर एक पतली पाइप नुमा संरचना पाई जाती है, लगभग 6 मीटर की। कितना? 6 मीटर की एक पतली लंबी पाइप पाई जाती है, जिसका एक सिरा इस स्क्रोटम के अंदर कुंडलित अवस्था में रहता है। अधिक से अधिक सिरा स्क्रोटम के अंदर कुंडलित अवस्था में रहता है, जो यही है, कुंडलित अवस्था में बना हुआ है। ठीक है, ठीक, अधिक से अधिक भाग स्क्रोटम में रहता है। जो पाइप नुमा संरचना है, जो 6 मीटर की पाइप बता रहे हैं, उस पाइप का क्या नाम है? उस पाइप का नाम है वास डिफरेंस। इसी पाइप का नाम है वास डिफरेंस। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं वास डिफरेंस। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस अभी बता रहे हैं क्या है। ये वाला भाग जो वास डिफरेंस का एक सिरा कुंडलित किया हुआ स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस से लगा हुआ पाया जाता है, उसी को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का कार्य यह है कि इसके अंदर स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को स्टोरेज किया जाता है, उसके अंदर रखकर उसका क्या किया जाता है? मैच्योरेशन कराया जाता है, उसका डेवलपमेंट कराया जाता है। किसके अंदर? एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस बनता किससे? वास डिफरेंस के एक सिरा के कुंडलित हो जाने पर और जो टेस्टिस से लगे हुए रहते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज किया जाता है किसका? स्पर्म का। ये हो गया एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के अगला सिरा जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस एक पतली पाइप नुमा संरचना है, जो आगे बढ़ते हुए उदर गुहा में अर्थात पेट के में जाते हैं और यूरेथ्रा में ओपनिंग कर लेते हैं। देखिए ये आ रहा है और ये क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इसको लिखते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ठीक है। एपिडिडाइमिस का एक सिरा वास डिफरेंस का एक सिरा एपिडिडाइमिस बना दिया और दूसरा सिरा जो है वास डिफरेंस का वो यूरेथ्रा में जाकर खुलता है और यूरेथ्रा पुनः जाकर पेनिस में खुल जाते हैं। ठीक, अब चलते हैं कि वास डिफरेंस जब आगे की तरफ बढ़ता है, देखिए यहाँ एक मोटी सी पाइप, वही वास डिफरेंस थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, एम्पुला का निर्माण करते हैं। एम्पुला का मतलब यहाँ पे है, यहीं पर स्पर्म से सीमन का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, इसका अगला सिरा या कह लीजिए वास डिफरेंस का जो दूसरा सिरा था, यूरेथ्रा में मिलने से पहले मिलता है किससे? सेमिनल वेजाइकिल से, जो अगला स्ट्रक्चर है सेमिनल वेजाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जिसमें यूरिन का कलेक्शन होता है। यूरिन को क्या करते हैं? उसके अंदर कलेक्ट करते हैं, भरते हैं। ठीक, सेमिनल वेजाइकिल प्रोस्टेट ग्लैंड एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं। वह क्षारीय पदार्थ जो हैं स्पर्म को बचाते हैं मरने से। कैसे बचाते हैं? क्योंकि यहाँ तक जब स्पर्म आया तो यहाँ तक सेफ था, यहाँ तक क्या है? वो सेफ है, लाइव है, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ता है तो यहाँ इनकी डेथ हो जाती है। अगर
ये सेमिनल वेजाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड ना होते तो उनका क्या होता, सारे स्पर्म क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन सेमिनल वेजाइकिल प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को जिंदा करने के लिए अपने अंदर से एक क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, वह क्षारीय पदार्थ स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरिन जो होता है एसिडिक नेचर के होने के कारण स्पर्म को मार डालता है, और ये क्षारीय नेचर या क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म को बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मेन कारण यही था कि ये यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन निकलता है तो स्पर्म को क्या करेगा, मार डालेगा, और इसी मरने से बचने के लिए या स्पर्म को बचाने के लिए सेमिनल वेजाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्षारीय पदार्थ का स्राव किया जाता है, जिससे कि स्पर्म क्या लाइव कर सकें। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेमिनल वेजाइकिल के बाद अगला स्ट्रक्चर जो है, जो काउफर ग्लैंड है। ये काउफर ग्लैंड, देखिए काउफर ग्लैंड का कार्य यही है, ये जो यूरेथ्रा का ये जो नली है उसको चिकना बनाना। चिकना बनाएंगे तो इस पर आराम से आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कॉमन डक्ट हैं, किसके किसके लिए, स्पर्म प्लस यूरिन के लिए, दोनों का कॉमन डक्ट है, एक ही पाइप है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा डक्ट या कॉमन डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी एक डक्ट के सहायता से यूरिन भी बाहर निकलता है, और इसी से क्या है, सीमेन भी बाहर निकलता है। ये था क्या, ह्यूमन का मेल के केस में रिप्रोडक्टिव आर्गन। इसमें कुछ नहीं है, आप लोग के एग्जाम में हाई स्कूल के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हाई स्कूल के बच्चों के लिए इतना ही बहुत है। इसमें बच्चों को लिखना ही क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राथमिक अंग है वो क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, ये प्राथमिक अंग के अलावा इनके बहुत से अंग पाए जाते हैं नर जनन अंग में, जिसे हम स्कोर्टम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वाज डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउफर ग्लैंड्स और पेनिस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि मेल के केस में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम स्कोर्टम कहते हैं, जो शरीर से बाहर या उधर गुहा से नीचे की तरफ लटकी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, जिससे से हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक, अब स्कोर्टम के अंदर एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है, एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। टेस्टिस जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करने के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पांसिबल हैं। और इसके आगे फिर लिख सकते हैं कि इसमें एक लंबी पतली पाइप पाई जाती है, जो लगभग 6 मीटर की होती है, जिसका एक सिरा टेस्टिस स्कोर्टम के अंदर टेस्टिस से लगा हुआ रहता है। वह अधिक से अधिक भाग जो 6 मीटर का है, अधिक से अधिक भाग को स्कोर्टम के अंदर कुंडलित अवस्था में टेस्टिस से लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा सिरा यूरेथ्रा में जाता है। यह पतली पाइप को हम क्या कहते हैं, पतली पाइप को वास डिफरेंस कहते हैं। ये वास डिफरेंस जा कर के यूरेथ्रा में ओपनिंग करता है, यूरेथ्रा पुनः पेनिस में क्या करता है, ओपनिंग करता है। इस वास डिफरेंसिया का यूरेथ्रा से मिलन होने से पहले इसमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम सेमिनल वेजाइकिल कहते हैं। और यहाँ पर एक बैलून शेप का स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर से लगा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड है। इन दोनों से क्षारीय पदार्थ का सिक्रीशन किया जाता है, जो स्पर्म को क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अर्थात उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि स्पर्म जो होता है यूरिन के संपर्क में आने पे मर जाता है, क्योंकि यूरिन क्या होता है, एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये क्षारीय पदार्थ का सिक्रीश करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका बचाव किया जा सके। पुनः ये यूरेथ्रा में आके किसे यूरेथ्रा डक्ट कहा या कॉमन डक्ट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर से सीमेन और यूरिन का बहाव होता है, बाहर की तरफ मूव करते हैं। यही हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है,
अब इसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके लिए धन्यवाद।